गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारा संचयन वाली पुस्तक से पाठ 3 टोपी शुक्ला चल रहा था और हमने इसे आधा पढ़ लिया था। और इसकी जो कहानी है वो आपको पता है कि दो मित्र होते हैं और उनके अलग अलग धर्म होते हैं। बस वो उनका आत्मिक संबंध इतना अच्छा होता है कि वो दोनों मित्र बन जाते हैं। लेकिन जब परिवार वालों को पता चलता है कि ये मुस्लिम समुदाय और एक पंडित समुदाय से है, टोपी शुक्ला, है ना, तो इसमें क्या क्या हुआ ये हमने पहले पढ़ा था कि किस तरह से दोनों स्कूल में दोस्त बन जाते हैं। और वो जो पंडित परिवार से जो होता है वो लड़का मुस्लिम घर इरफान उनका मित्र होता है, उसके घर जाने आने लगता है। और वहाँ जाना उसे क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसकी दादी बहुत अच्छी होती है, उन्हें कहानियाँ सुनाती है, उनसे बड़े प्यार से बात करती है। लेकिन इधर टोपी का जो परिवार था वो बहुत इस तरह से था कि टोपी को वहाँ पर किसी से प्रेम नहीं मिलता था। दादी हमेशा डांटती फटकारती रहती है, तो उसे अपनी दादी और परिवार के कोई भी लोग उसे अच्छे नहीं लगते थे। और परिवार के लोगों को जब पता चलता है कि मुस्लिम समुदाय का जो व्यक्ति है उससे मित्रता किए बैठा है, उनके घर जाता आता है, तो उन्होंने उसका विरोध किया और उसे काफ़ी मारा पीटा। लेकिन उसने इरफान का साथ नहीं छोड़ा। वो हालांकि उनके घर जाकर कुछ भी खाता पीता नहीं था, कभी कभी फ्रूट्स ले लिया करता था, बाकी कुछ भी नहीं खाता था। फिर भी अब एक दिन जो इरफान है उसकी दादी मर जाती है, तो उनके घर में सब कुछ सुना सुना हो जाता है। इरफान भी उदास हो जाता है और टोपी भी। टोपी क्यों हो जाता है? क्योंकि टोपी को भी उसकी दादी बहुत अच्छी लगती थी। वो तो अक्सर ये कहता था कि हम दोनों अपनी दादी बदल लेते हैं, तुम मेरी दादी रख लो, मैं तुम्हारी दादी रख लेता हूँ। इस तरह से बातें किया करते थे। और एक दिन जब उसकी दादी मर जाती है तो वो कहता है कि काश मेरी दादी मर जाती, तेरी दादी की जगह पे मेरी दादी मर जाती, मुझे कोई गम नहीं होता, पर तेरी दादी मरने का मुझे भी गम है। इस तरह से और भी पाठ में घटनाएं आई हैं कि किस तरह से बच्चे वर्क नहीं करते हैं, स्कूल का गृह कार्य नहीं करते हैं, उन्हें छुट्टियों में दिया हुआ काम नहीं करते हैं और दिन बढ़ाते जाते हैं कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। ऐसे करते करते छुट्टियों के दिन समाप्त हो जाते हैं और फिर दिन स्कूल खुलने के आ जाते हैं। तो बच्चे सोचते हैं कि कोई बात नहीं, होमवर्क क्या करें, खेल लेते हैं, हम तो मार खा लेंगे। मतलब वो मार खाना ज़्यादा उचित समझते हैं अपेक्षाकृत काम करने के। और इसके बाद है एक और इसमें घटना है कि किस तरह से बच्चे स्कूल जाने में रुचि नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? स्कूल में जाते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। इस तरह से बहुत सारी बातें इसमें आई हैं। अब क्या होता है? और उसकी दादी जो पूरबी भाषा बोलती है, उसकी दादी के बारे में थोड़ा बताया था। अब हमने इसके आगे से पढ़ना है। अंक है हमारा तीसरा। अब देखो, टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई थी कि अब वो किसी भी लड़के से दोस्ती नहीं करेगा। क्या था? इरफान के पिताजी कलेक्टर थे और उनका तबादला जगह जगह पे होता रहता था। तो इरफान से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और अचानक उसके पिताजी का तबादला या ट्रांसफर हो जाने के कारण उसे जाना पड़ा और टोपी उदास हो गया और उसने कसम खाई कि वो अब किसी को अपना मित्र नहीं बनाएगा, दोस्त नहीं बनाएगा। जिसका बाप ऐसी नौकरी में हो जिसकी बदली होती हो, वो ऐसा कोई दोस्त नहीं बनाएगा जिसकी पापा की बदली जगह जगह पर होती हो। 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्मविश्वास में इस तारीख का बहुत महत्व है। क्योंकि इस तारीख को इरफान के पिता बदली की पर मुरादाबाद चले गए थे, उनका ट्रांसफर मुरादाबाद हो गया था। इरफान की दादी के मरने के थोड़े दिनों बाद यह तबादला हुआ, इसलिए टोपी अकेला हो गया। क्योंकि
दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई भी उसका दोस्त न बन सका। उनके जाने के बाद उन्हें जो सरकारी घर मिला हुआ था, बंगला मिला हुआ था, उसमें एक नए कलेक्टर साहब आए। उनका नाम था ठाकुर हरिनाम सिंह। उनके 3 लड़के थे, लेकिन तीनों में से टोपी की दोस्ती किसी से नहीं हुई। डब्बू बहुत छोटा था, बिल्लू बहुत बड़ा था और गुड्डू था तो बराबर, परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। गुड्डू टोपी के बराबर था लेकिन सिर्फ अंग्रेजी में बात करता था। और यह बात भी नहीं थी कि उन तीनों में इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। वे किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया। उन तीनों बच्चों को यह एहसास था कि हम यहाँ के जिले के कलेक्टर के बच्चे हैं। उन्हें अपने आप में बहुत घमंड था, इसलिए किसी ने टोपी को अपने मुंह नहीं लगाया, अर्थात टोपी से किसी ने मित्रता नहीं की। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे। क्यों? क्योंकि वो उस बंगले में पहले भी आता जाता था, इसलिए वो बंगले में चला गया। बिल्लू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। अब जो नए कलेक्टर साहब आए, उनके तीनों बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबरा कर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथों में आ गई। हाउस अब क्या हुआ? हेड माली अंपायर था, उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल यह समझ सका कि जब हाउस रेड का शोर हो तो उंगली उठा देनी चाहिए। हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण। टोपी ने अपना नाम बताया। टोपी का नाम बलभद्र नारायण था। पहले हमने चैप्टर पढ़ा था, उसमें बताया था राम दुलारी जो थी टोपी की माँ थी, सुभद्रा देवी कुछ थी, वो टोपी की दादी थी। बलभद्र नारायण उसका नाम था। टोपी ने जवाब दिया, हु इज योर फादर? यह सवाल गुड्डू ने किया कि तुम्हारे पिताजी कौन हैं? भृगु नारायण, उसने अपने पिताजी का नाम बताया। टोपी ने। ए बिल्लू ने अंपायर को आवाज दी। ए भृगु नारायण कौन है? ये एनी ऑफ एयर चपरासीज? क्या ये भृगु नारायण कोई हमारे चपरासी हैं? नहीं साहब, एम्पायर ने कहा, शहर के मशहूर डाकदर हैं। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर, हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी। बट ही लुक्स सो क्लमजी। अंग्रेजी आ गई थी, बट ही लुक्स सो क्लमजी। बिल्लू बोला। ए टोपी अकड़ गया। तनी जबानियां संभाल के बोलो, एक लपड़ में नाची लगी हो। टोपी ने बोला कि अपनी जबान पर लगाम दो, मुझसे इस तरह मत बोलो। ओ यू, बिल्लू ने हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गया। फिर वह गालियां बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशियन को शुशार किया। अब क्या किया? वहाँ उनके कलेक्टर साहब का जो बच्चा था डब्बू, उसने उसके पीछे कुत्ता छोड़ दिया। पेट में शायद 7 सुइयां भूखी तो टोपी के होश ठिकाने आ गए। उन बच्चों ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और उसके ऊपर कुत्ता छोड़ दिया टोपी के ऊपर, और टोपी को 7 सुइयां लगवानी पड़ी। और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले की ओर रुख नहीं किया। फिर कभी वो वहां नहीं गया जहाँ पहले उसका दोस्त इरफान रहा करता था। परंतु प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे क्या? अब क्या करे वो? अब उसका मन कहीं नहीं लगता था। घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह उसी के पल्लू में चला गया। अब घर की जो नौकरानी उसकी देखभाल करती थी, वो उसकी हर बात सुनती थी, तो वो उनके पास चला जाता। और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी सी हो गई। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे। टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे। मतलब वो सीता के साथ रहता रहता ऐसा हो गया जैसे सीता को लोग डांटते थे वैसे उसको भी डांट देते थे। इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुनि बाबू और भैरव का दांत गिरने पर वो बहुत पिटा तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया कि तुम बहस मत करा करो।
बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे, मुन्नू बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया, भैरव के लिए भी नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। कोट बिल्कुल नया था, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था। मुन्नी बाबू कौन थे? बड़े भाई थे टोपी के। फिर भी बना तो दिया ही था, उन्हीं के लिए था तो उतरन। टोपी ने यह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। उन्हें ये बात टोपी को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि मुन्नी बाबू को जो कोट पसंद नहीं आया वो उसको टोपी को दे दिया। ये बात टोपी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। नौकरानी को बच्चे को देते ही जाने वाली चीज वापस तो ली नहीं जा सकती, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाएगा, मतलब टोपी को कोई कोट नहीं मिलेगा। हम जाड़ा ओढ़ा ना खाएं, भात खाएं, टोपी ने कहा। हम जूते खोएं, सुमित्रा देवी बोली। आपको इहो ना मालूम कि जूता खाए ना जात, पहना न जात, दादी से बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा। तब कहा हम इनकी पूजा करें, ऐसा टोपी बोला। फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। राम दुलारी ने पीटना शुरू कर दिया। राम दुलारी टोपी की माँ है, उन्होंने इस बदतमीजी के लिए उनकी पिटाई लगा दी, क्योंकि वो सबसे घर में बोल रहे थे। तो 10वां में पहुंच गए बाढ़। सीता ने कहा, तू ही दादी से टकराव के तना न चाहिए, किनो तोहार दादी बाड़े, तुमसे बड़ी है, तुम्हारी दादी है, तुम्हें उसके मुंह नहीं लगना चाहिए। ये उनकी नौकरानी सीता उसे समझाती है। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। 10वें में पहुंचने के लिए उसे बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़े। कैसे बेलने पड़े? परंतु यह बात इतनी आसान 2 साल फेल हुआ। 9वें में तो वह सन 49 में ही पहुंच गया था, परंतु 10वें में वह सन 52 में पहुंच सका। जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव छठे में। सारे घर में उसे जबान की नोक पर रख लिया। वो बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वो गाउदी था, वो काफ़ी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। पढ़ने में तो वो तेज था, लेकिन उसे कोई पढ़ने नहीं देता था। जैसे ही वो पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू कोई ना कोई काम बता देते, राम दुलारी कोई ना कोई चीज़ मंगवा लेती, है ना। नौकरों से भी नहीं मंगवाई जा सकती। यह सब कुछ न होता तो पता न चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों में हवाई जहाज बना डाले। एक छोटा भाई और था जो अगर वो पढ़ते पढ़ते किसी काम के लिए चला जाता था तो उसकी कॉपी किताब फाड़ दिया करता था। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। तीसरे साल में वो 3rd डिवीजन पास हो गया। 3rd डिवीजन कलम के टीके की तरह माथे पर उसके चिपक गया। परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सन 49 में वो अपने साथियों के साथ था, वह फेल हो गया। साथी आगे निकल आए और वह रह गया। सन 50 में वो उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वीं में थे। पीछे वालों के साथ एक दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं। उसके दोस्त 10वें में थे, वो उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती न हो सकी। जैसे ही वो फेल हो गया, उसके दोस्त अगली क्लास में पहुंच गए और जिस क्लास में वो था उस क्लास के लोगों से, उस क्लास के लड़कों से उसकी दोस्ती नहीं हुई। जब भी क्लास में बैठता, उसे अपना बैठना अजीब सा लगता। उस पर सितम यह हुआ कि कमज़ोर लड़कों को मास्टर जी समझाते हुए उसकी मिसाल देने लगे। अब यहाँ पे क्या एक व्यंग हुआ है कि टीचर किसी कमज़ोर बच्चे का उदाहरण क्लास में देते हैं तो उस बच्चे को बहुत फील होता है। यह अध्यापक को नहीं करना चाहिए। क्या मतलब है शाम अवतार बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? इस तरह से टीचर बोलते थे, अध्यापक बोलते थे क्लास में। यह सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता। हंसने वाले वे होते जो पिछले साल 8वीं में थे। वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा तो बिल्कुल गीली मिट्टी का लौदा बन गया। मतलब अब कोई भी उसकी किसी भी तरह से हंसी मजाक बनाए उसे फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि वो दोबारा भी फेल हो चुका था और उसे लड़के चिढ़ाते थे। उसे मास्टर जो वहाँ के थे अध्यापक, वो भी कुछ भी
कहा करते थे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब तो 10वीं में भी उसका कोई दोस्त नहीं रह गया था। 8वें वाले 10वें में थे, 7वें वाले लड़कों के साथ उनके बीच में वो अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। मतलब 2 साल पीछे वाले बच्चों के साथ पढ़ता था तो बहुत बड़ा दिखाई देता था क्लास में। वो अपने भरे पूरे घर ही की तरह अपने स्कूल में भी अकेला था। घर में भी इतने व्यक्ति थे लेकिन उसके बहन भाइयों से उसकी कोई दोस्ती नहीं थी। घर में कोई भी उसे प्यार नहीं करता था और स्कूल में भी उसका यही हाल हो गया। मास्टर और बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। उस पर कोई नोटिस नहीं करते थे, वो चाहे पढ़े या नहीं पढ़े। कोई सवाल किया जाता तो जवाब देने के लिए वो भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब न पूछता, परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा हो तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जवानी आते रहे होंगे। मतलब या तो उसका हाथ उठाने पर भी कोई टीचर उसे आंसर नहीं पूछते थे और जब वो आंसर बता भी देता था तो एक मास्टर ने कहा कि तुम तो 3 साल से पढ़ रहे हो, तुम्हें तो वैसे भी याद होगी सर किताब। इन लड़कों को अगले साल कहीं हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, तुमसे पाठशाल पूछ लूंगा, तुमसे तो अगले साल फिर पूछ लूंगा, इनको पढ़ने दो पहले, ऐसे कहते थे टीचर। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग की पर लाली दौड़ आई और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो बिल्कुल मर गया। उसे ऐसा लगा कि यहाँ अध्यापक भी मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। पर जब पहली बार 9वीं में आया तो वह इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। पहले वो बिल्कुल छोटा सा था। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद के रेसेस में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। वही क्लास में सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शफरुद्दीन का बेटा था। उसने कहा, बलभद्र, अबे तो हम लोगन में का गुस्सा है, ए थर्ड वालन से दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तुम्हें तो उन्हीं सबन के साथ रहे हो हुए के, मतलब तुम 8th क्लास वालों के साथ दोस्ती कर ले, क्योंकि 9th वालों के साथ तो तेरी दोस्ती रहेगी नहीं, तू उनके साथ कर, क्योंकि तू अगले साल भी फेल होगा तो 8th वाले जब स्टूडेंट 9th में आएंगे तो तू उनके साथ ही फ्रेंडशिप कर। परंतु यह बात टोपी के दिल के आर पार हुई और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे पास होना है। परंतु बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर प्रभु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए। अब जिस घर में चुनाव के लिए कोई खड़ा हो उसमें कोई कैसे पढ़ाई कर सकता है। वो तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में सारा जरा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान से पढ़ खड़ा है। वो पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता है, क्योंकि उसका पास हो जाना ही बहुत था। वाह, दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए, रफ्तार अच्छी है, तीसरे दर्जे में पास हो गए। जब वो पास हुआ तो उसकी दादी ने उस पर इस तरह से व्यंग किया कि तुम तीसरे दर्जे में तो पास हो गए, चलो अच्छा हुआ। इस तरह से इस पाठ में बहुत सारी हमारी जो साइकोलॉजी है उसके ऊपर है कि बच्चों को इस तरह लताड़ना नहीं चाहिए। अगर बच्चा पीछे रह जाता है तो उसे आत्मविश्वास दिलाकर हमें आगे बढ़ाना चाहिए। परिवार के लोगों से भी लेखक ये उम्मीद करता है कि बच्चों को परिवार का साथ मिलना चाहिए, मम्मी पापा का साथ मिलना चाहिए, दादा दादी का प्यार मिलना चाहिए और बच्चों को समझना चाहिए कि वो किस दुख की वजह से, किस कारण की वजह से पढ़ाई में पिछड़ते जा रहे हैं। उसको टोपी को किसी ने नहीं समझा, न स्कूल में समझा, न घर में समझा और इसका कारण ये हुआ कि वो दिन ब दिन पढ़ाई से पिछड़ता चला गया। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें लेखक ने हमें बताई है कि हमें किस तरह से हमारे घर में यदि कोई बच्चा है और ऐसा है तो हमें उसको देखना चाहिए। इस पाठ में प्रश्न है, इफ़न टोपी की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है? किस तरह से इफ़न टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि उसके बिना कहानी आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि इफ़न से दोस्ती की घटना ने ही टोपी
टोपी की विचारधारा को स्पष्ट किया है। भिन्न धर्म होने के बाद भी वह अभिन्न मित्र थे। इरफान के बिना यह कहानी टोपी के परिवार की कहानी होती। दोनों की घरेलू परंपराएं भिन्न होते हुए भी उन दोनों को रोक नहीं पाई, उनके आत्मीय संबंध को रोक नहीं पाई। वो मासूम बच्चे थे, उन्हें किसी धर्म, किसी जाति, किसी से कोई परवाह नहीं थी। उनका जो रिश्ता था वो बिल्कुल दिल से था। इरफान की दादी अपने पियर क्यों जाना चाहती थी? इरफान की दादी जमींदार परिवार की बेटी थी। उन्हें शादी से पहले खूब दही दूध खाया करती थी। बाद में उनकी शादी मौलवी परिवार में हो गई, जहाँ यह सब नहीं मिलता था। उन्हें गाने बजाने का बहुत शौक था, लेकिन शायद मौलवी परिवार में गाना बजाना नहीं होता है। वे स्वयं को स्वतंत्र महसूस नहीं करती थी, इस कारण वो अपने पियर जाना चाहती थी। इरफान की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि मौलवी जो परिवार है वहाँ पर गाना बजाना नहीं होता है। इरफान की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी नहीं कर पाई, क्योंकि उसका परिवार मौलवी था और मौलवियों में गाने बजाने की पाबंदी होती है। अम्मा शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? टोपी शुक्ला के घर वाले कट्टर हिंदू थे। जब टोपी शुक्ला के मुंह से अम्मी शब्द सुना तो सबके होश उड़ गए, सबका धर्म संकट में आ गया। अम्मी शब्द मुसलमानों में प्रयोग होता है। यह शब्द टोपी शुक्ला ने अपने दोस्त इरफान से सीखा है। उसकी जमकर पिटाई हुई। 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्यों महत्व रखता है? क्योंकि उस दिन उसके जो दोस्त थे उसके पिताजी का तबादला हो गया और उसका दोस्त उसे छोड़कर चला गया। 10 अक्टूबर सन 45 का दिन इरफान के पिताजी का तबादला मुरादाबाद हो गया और वे सब परिवार वहाँ चले गए। टोपी का सबसे अच्छा दोस्त बिछड़ गया। उस दिन टोपी ने कसम खाई कि आज के बाद ऐसे किसी लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिताजी का तबादला जगह जगह होता रहता है। टोपी ने इरफान से दादी बदलने की बात क्यों कही? इरफान की दादी टोपी से प्यार करती थी। वे नरम स्वभाव की थी। उनकी बोली टोपी को बहुत अच्छी लगती थी। वे टोपी को बहुत स्नेह करती थी। दूसरी ओर टोपी की दादी का स्वभाव गर्म था। वे टोपी को डांटती फटकारती रहती थी। वे कट्टर हिंदू थी। वो टोपी को इरफान के घर जाने से रोकती थी। इसलिए टोपी ने अपनी दादी बदलने की बात कही। पूरे घर में इरफान को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था? इरफान जो था वो अपनी दादी से क्यों प्यार करता था? वैसे तो इरफान को घर के सभी प्यार करते थे, परंतु दादी उससे सबसे अधिक स्नेह करती थी। उसे कभी भी डांटती फटकारती नहीं थी। रात को सोते समय अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी। दादी की पूर्वी बोली इरफान को बहुत पसंद आती थी, इसलिए वो दादी से अधिक स्नेह करता था। उसके बाद देखो इरफान की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगने लगा था? इरफान को स्नेह चाहिए जो इरफान की दादी से मिलता था। टोपी को स्नेह चाहिए था जो कि उसकी इरफान की दादी से मिलता था। वो इरफान के घर केवल उसके पास बैठने, कहानियाँ सुनने और दुलार पाने के लिए जाता था। दादी के देहांत के बाद वो घर खाली सा लगने लगा, क्योंकि वहाँ स्नेह देने वाला उसे कोई नहीं रहा। उसके घर में जो उसे प्यार मिलता था इरफान के घर में जाने पर, वो दादी से मिलता था और दादी के न रहने पर उसको वो घर खाली खाली लगने लगा। टोपी और इरफान की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, पर एक अनजान रिश्ते, अटूट रिश्ते से बंधे थे। इस कथन के आलोक पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। टोपी कट्टर हिंदू परिवार से था, दादी मौलवी परिवार से। दोनों के मजहब अलग थे, दोनों में स्नेह संबंध से बने थे। टोपी को इरफान की दादी से अपनापन मिलता था, प्यार मिलता था और उसे अपने घर में कभी नहीं मिला। इरफान की दादी की भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं था, इसलिए दोनों का रिश्ता धर्म और जाति और बंधन से परे था, स्नेह से बंधा हुआ था। टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। क्यों हुआ? टोपी के ज़हीन में होने के बाद 9वीं कक्षा में 2 बार फेल होने के कारण थे घर के सदस्य उससे अपना काम करवाते रहते थे और उसे पढ़ने का समय नहीं मिलता था। और दूसरे साल क्या हुआ था, उसको टाइफाइड हो गया था। उसके बाद देखिए कक्षा 1 की कक्षा में 2 बार फेल होने पर टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? 1 की कक्षा में 2 बार फेल होने पर
टोपी जो था भावनात्मक तरीकों से टूट चुका था। कक्षा में सभी उसका मजाक बनाते थे। अध्यापक कमजोर छात्रों के रूप में उसका उदाहरण देते थे। उसके सभी दोस्त अगली कक्षाओं में पहुंच गए थे, जिससे वो अब किसी के मन को की बात नहीं कर पाता था, किसी से अपनी मन की बात को नहीं कह पाता था। टोपी की भावनात्मक परेशानी को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव, ये ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। टोपी की परेशानियां सभी फेल होने वाले छात्रों की है। इन्हें दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? अध्यापक को ऐसे छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। यदि दूसरी कक्षा में कोई भी छात्र फेल हो तो ग्रेड के आधार पर उसे अगली क्लास पर भेज देना चाहिए। उसे विषय चुनाव की छूट देनी चाहिए। उसके फेल होने के कारणों को जानकर उसको भावनात्मक सहारा देना चाहिए। इस तरह से हमें बच्चे जो पिछड़ गए हैं अपनी क्लास से या फेल हो जाते हैं और अगली क्लास में आते हैं, तो अध्यापक को और परिवार वालों को उसे भावनात्मक सपोर्ट देना चाहिए, उसका पक्ष करना चाहिए। इरफान की दादी का घर कस्टोडियन क्यों हो गया था? इरफान की दादी की जब मृत्यु हुई थी तब उन्हें यह याद नहीं रहा कि उनका घर कहाँ है। उनके सभी घर वाले कराची चले गए। उस घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तब उसका घर कस्टोडियन में चला गया। कस्टोडियन एक ऐसा विभाग होता है जिसकी संपत्ति की रक्षा करता है, जिसका कोई मालकिनाना हक नहीं होता। राम दुलारी की मार का टोपी पर क्या प्रभाव पड़ा? टोपी शुक्ला ने अपनी माँ राम दुलारी को जब अम्मी कहा तो घर वालों के होश उड़ गए और माँ को इस तरह से संबोधन करने पर उन्हें बहुत गुस्सा आया। टोपी शुक्ला की उन्होंने बहुत पिटाई की। टोपी ने इतनी मार खाकर भी इरफान के यहाँ जाने से हामी नहीं भरी, मतलब मना नहीं किया। वो सारा दिन उदास रहा और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इरफान से मिलना नहीं छोड़ा। राम दुलारी के व्यवहार उचित नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? उसे टोपी को प्यार से समझाना चाहिए था। उसे बच्चों को धर्म और भाषा का महत्व समझाना चाहिए था। वस्तु तो माता पिता और अनुचित व्यवहार से बच्चों में उनके लिए उपेक्षा और अनादर का भाव पैदा हो जाता है। यदि माता पिता बच्चों से सही व्यवहार नहीं करते तो बच्चा उनका अनादर करना शुरू कर देता है, पारिवारिक संबंधों को कमजोर बना देता है। घर वालों के मना करने पर भी टोपी का लगाव इरफान के घर और उसकी दादी से क्यों था? क्योंकि उसे वहां पर प्रेम मिलता था। राम दुलारी कौन थी? राम दुलारी टोपी की माँ थी। इरफान और टोपी में दोस्ती कैसी थी? इरफान और टोपी पक्के दोस्त थे। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। दोनों की दोस्ती में धन और जाति का कोई स्थान नहीं था। वे दोनों एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांटते थे। अब माँ और दादी के पिटने के बाद भी टोपी ने इरफान के घर जाना नहीं छोड़ा। वो इरफान की दादी को बहुत प्यार करता था। इरफान की दादी की मृत्यु और इरफान के मुरादाबाद चले जाने के बाद टोपी बिल्कुल अकेला हो गया। तो हमने इस तरह से पार्ट 3 पढ़ा। पार्ट 3 संचयन से टोपी शुक्ला। एक बार आप फिर से इसे रीड करें, तब जाके इसके पार्ट के बीच बीच में से जो हमारे प्रश्न आते हैं वो आप कर पाएंगे, है ना। तो हमारी ये क्लास यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।